अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। कप्तान बार बार फील्डिंग चेंज कर सकता है, ये उसका इस्तेहकाक होता है और हमने देखा है कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है जब फील्ड में भी थे तो बड़े एग्रेसिव कैप्टन होते थे और अक्सर हमें वो डिफरेंट चेंजेस करते नज़र आते थे जो बाज़ औक़ात बहुत बारावर भी साबित होती थी। लेकिन वही अब उनकी जो रविश है हमें इस वक्त ऐवान इक़्तिदार में भी नज़र आ रही है। बार बार हम देख रहे हैं कि काबीना में तब्दीलियाँ हो रही हैं, ऐसी ही तब्दीलियाँ जिसकी बाज़गश्त काफ़ी दिनों से सुनाई दे रही थी, आज बाकायदा उनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और उसमें अब शिबली फराज साहब और फवाद चौधरी साहब की जो वजारतें हैं उनको आपस में तब्दील कर दिया गया, एक्सचेंज कर दिया गया, जबकि कुछ और भी चेंजेस लाई गई हैं जिसमें अहम अगर मैं बात करूँ तो मुशीर ख़ज़ाना बना दिया गया है शौकत तरीन साहब को और इसके साथ साथ जो हम्माद अज़हर साहब हैं उनसे ये वज़ीर ख़ज़ाना का जो अहदा लेकर दे दिया गया है अब उन्हें। और दूसरी जानिब जो खुसरू बख्तार साहब है उन्हें सनत व पैदावार का वज़ीर बनाया गया, जबकि उमर अयूब को इक़्तिसादी उमूर का। ये सारी चेंजेस आखिर बार बार क्यों करनी पड़ रही हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है और इन चेंजेस से अब क्या वो मकासद हासिल हो पाएंगे जो कि कप्तान चाहते हैं, इन सब उमूर पर सबसे पहले आज बात करते हैं जनाब। और आप सबको खुशामदीद कहते हुए इमरान साहब आपसे शुरू करूँगी। आप वजह नज़र आ रही है बार बार इमरान खान साहब बंदे वही हैं, चीज़ें बस कलमदान बदल जाते हैं, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, ये मैं तो उसे कह सकता हूँ कि एक अलमिया ही है। अच्छा, 32 महीने में आप ये देखें कि 7वीं बार वफाकी काबीना में तब्दीलियाँ हुई हैं। यस। अब मुझे आप ये बताएं कि ये कौन सा कानून है, कौन सी पॉलिसी है। मान लिया कि वज़ीर आज़म साहब आपको मुकम्मल हक है अपनी टीम के चुनने का, लेकिन मुझे ये बता दें कि वो कौन सा आला दीन का चिराग है कि एक बंदा 2.5 साल तक एक वजारत में कोई कामयाबी नहीं दिखा सका, तो अब 2.5 साल के बाद आपने कहा पुत्र तो उठ के थे आ जा, यानी अब दूसरी वजारत में वो कामयाब हो जाएगा। शिबली फराज साहब क्या साइंसदान है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत वो चला लेंगे? और चौधरी फवाद साहब, हमारे दोस्त चौधरी फवाद साहब, उनको आप वो पहले वजीर इत्तलात और नशरियात थे, आपने क्यों उनको हटाया था? अगर तो कारकर्दगी की बिना पे हटाया था, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इसलिए हटाया था, तो फिर अब आपने बुरी परफॉर्मेंस वाले को दोबारा क्यों लगा दिया? और अगर उनकी कारकर्दगी अच्छी थी, किसी और वजह से हटाया था, तो फिर इंतहाई नॉन प्रोफेशनल काम आपने किया कि अच्छी कारकर्दगी होने के बावजूद उनको हटा दिया। बिल्कुल ठीक। तो खुसरो बख्तियार साहब की बात सुन लें भाई, नैब के हवाले से उनकी इंक्वायरियाँ, मामलात, फिर चीनी स्कैंडल में उनकी शुगर मिलने, ये सारी चीज़ें, एक तरफ आपका बयानिया कुछ और होता है, दूसरी तरफ अमल आपका कुछ और होता है। अब आपने सनत तो पैदावार का ही उन्हें मिनिस्टर लगा दिया है, इंडस्ट्रीज का, यानी खुल के खाओ। तो बात ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी गौर तलब है। मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब आखिर करना क्या चाहते हैं। आपके नज़दीक कंफ्यूज्ड हैं क्या? असल में प्रॉब्लम ये है कि देखें, वो शायद समझते हैं कि बार बार ये तब्दीलियां करके वो मरकज़ में बेहतर कारकर्दगी कर लेंगे, लेकिन कोई अल्लाह का बंदा, उनका एडवाइजर, उन्हें ये नहीं समझाता कि इस तरह कारकर्दगी बेहतर नहीं होती। कारकर्दगी बेहतर होगी मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में उनकी कारकर्दगी बेहतर होने से, उसका रिफ्लेक्शन मरकज़ पे भी पड़ेगा। अब वो जहाँ तब्दीली करनी चाहिए वहां तब्दीली कर नहीं रहे, वहां पे हमारे हरदिल अजीज वसीम अकरम प्लस जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के पीछे पड़े हुए हैं। वो 7-7 बार सेक्रेटरीज बदलते जा रहे हैं, कमिश्नर बदलते जा रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं, जब किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी मिनिस्टर को ये पता ही ना हो, वो समझे कि पता नहीं 2 दिन बाद मुझे बदल देना है, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीजें बड़ी गौर तलब है। चलिए हिलाली साहब से भी जानते हैं। हिलाली साहब, आपके नज़दीक बार बार तब्दीली करने से वाकई एक कन्फ्यूजन नहीं फैल जाती है? न लगने वाले को पता है मैंने पता नहीं कितनी देर इस वजारत में रहना है, ना उसके अंडर काम करने वालों को पता है। नहीं, देखिए, आपने ये फील्डिंग की एनालॉजी की थी, तो मैं भी कहता हूँ कि जो फील्ड प्लेसिंग जो होता है वो मुख्तलिफ बैट्समैन के लिए और मुख्तलिफ वक्त के लिए मुख्तलिफ होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक को आदमी को अगर आप मिड ऑफ भेज दें, उसको पूरा मैच वो मिड ऑफ पे ही रहे। नो, उसकी ज़रूरत होती है सिली मिड ऑफ पे आ जाए, लॉन्ग ऑन पे चले जाए। माने कि इट्स नॉट नेसेसरी कि एक आदमी एक ही जगह हर वक्त टिके रहे। इट डिपेंड्स कि आपकी ज़रूरियात क्या है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में एक्चुअली हुआ ये है कि एक बड़ा चेंज हुआ है, वो हुआ है फाइनेंस का। और वो किस लिए हुआ था वो वी ऑल नो।
उनके कोई कंप्लेंट्स थे हफीज शेख से, जो अच्छा आदमी था, बहरहाल वो सोचते थे कि ये आदमी अब मेरे पॉलिसीज़ को, बल्कि उसके पॉलिसीज़, हम सब के पॉलिसीज़ को डिफेंड नहीं कर सकता था ठीक तरीके से। इसका रापोर नहीं था प्रेस के साथ, ये बिल्कुल चुपचाप बैठा होता था। जब ज़रूरत ये थी कि लोगों को बताएं पैसे तो कीमतें क्यों बढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहा है, स्ट्रैटेजी क्या है, प्लान क्या क्या है, उनके साथ जम के बात करें। नो, वो तो अपना बैठा हुआ था एज एन IMF मैन। तो मेरे ख्याल में वो बड़ा अच्छा चेंज, जब उसको चेंज किया, सम मेजर चेंज, तो आप फिर शौकत साहब को लाए, अ गुड मैन, अ स्ट्रांग मैन, ऐसा आदमी जो बोथ साइड्स ऑफ द हाउस, माने शहबाज शरीफ का काफी गहरा दोस्त है ये, और आसिफ जरदारी का फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है, और अनवर मजीद की जो बैगमैन है अनवर जरदारी साहब का, उनके बेटे के साथ इसकी बेटी की शादी हुई। सो ही हैज वेरी गुड रिलेशंस। एक दूसरी बात है जो मुझे अच्छा लगा इस आदमी के बारे में, कि ही मेड नो बोन्स, एक स्ट्रांग मैन, अपना माइंड, ही स्पीक्स हिज माइंड। आने के साथ पहले इंटरव्यू में उसने ये कह दिया कि ये सब बकवास कंडीशनैलिटीज है IMF के, और हमारे जो साहब हैं हफीज शेख साहब, इन्होंने जो ये सब एक्सेप्ट किया है ये गलत किया है। हम भी यही कहते हैं, आप भी यही कहते हैं, दुनिया भी यही कहते हैं। चले हिलाली साहब आपकी बात, हिलाली साहब आपकी इस बात को मैं इस बात पे है, लेट मी फिनिश। हाँ, दूसरी बात सर, एक बंदे को छोड़ देना, आगे चले, आगे चले। लेट मी, Why should I go यार? एक आदमी जो इंपॉर्टेंट पोजीशन में, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको क्यों ये इंपॉर्टेंट है। आप मुझे जाके क्या हमाद अजहर से बात करवाना चाहते हैं, या शिबली जो साइंस मिनिस्ट्री में चले गया उसके बारे में बात कराना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? आई एम टेलिंग यू व्हाई दिस मैन इज, जी कंटिन्यू कीजिए। आई एम टेलिंग यू व्हाई दिस मैन इज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। आप कह रहे हैं किसी और के बारे में बात करें, कमाल है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, बताएं। मुझे फिक्रमंद मैं ये हूं कि ठीक कह रहे हैं आप शौकत तरीन साहब, बड़ी अच्छी बात की IMF के बारे में, मगर क्या आपके कहने से ये IMF प्रोग्राम अगर वीकन हो जाए फिर क्या होगा? क्या हम ये IMF प्रोग्राम से निकल जाएं? यू एज फाइनेंस मिनिस्टर, क्या हमारे को आप इससे निकाल देंगे? इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं उनसे कि यार व्हाट डू यू मीन जब आपने इतना स्ट्रॉन्ग क्रिटिसाइज किया? बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है इलाज साहब। मैं इमरान साहब की, इमरान साहब आप जो भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन ये शौकत तरीन साहब की जाहिर है एक मेजर चेंज है, और जैसे लाली साहब ने कहा, मैं भी इस बारे में बात करना चाह रही हूं। उन्होंने तो इनकी सारी पॉलिसीज को खराब कह दिया था। छोड़ दें आप, शौकत तरीन साहब को छोड़ दें। इशू शौकत तरीन साहब नहीं है, इशू इस वक्त वजीर आजम और उनकी पॉलिसीज हैं। अच्छा, उसकी अब बात को समझे। मुल्क आपने जैसे अपने उसमें कहा, या हिलाली साहब बयान कर लेते थे स्ली मिड ऑफ और ऑफ साइड और पॉइंट। बात यह है कि क्रिकेट मैच खेलने में एक टीम को चलाने में और एक मुल्क को चलाने में बड़ा फ़र्क होता है। आप एक अगर क्रिकेट टीम की तरह ही मुल्क चलाएंगे तो फिर उसका यही रिजल्ट निकलेगा। आप किसी को, मैं ये नहीं कहता किसी एक मिनिस्टर का नाम ही ना लें, आप सिर्फ कारकर्दगी की बिना पे अगर हटाना चाहते हैं तो ज़रूर हटाएं, 1000 दफ़ा हटाएं, लेकिन आवाम को ये भी बता दें कि ये कारकर्दगी थी। चलें, खुसरो बख्तियार साहब को किस कारकर्दगी की बिना पे आपने इंडस्ट्री का मिनिस्टर बता दिया? यानी आप कहते हैं रीजंस भी बताने चाहिए साहब, इतना जस्टिफाइड है उनका ये नहीं, उन्होंने तो मेरी बात ही जस्टिफाई कर दी है। अब देखे ना कि अगर परफॉर्मेंस ठीक करेगा या नहीं करेगा, तो यही तो मैं कहता हूँ। 18 दिन में हम आदा सर की आपने पहले तो बड़ी तारीफें की, और 18 दिन में आपको पता चल गया कि ये बंदा इस काबिल ही नहीं है। भाई अगर 18 दिन पहले आपको नहीं था पता कि वो बंदा कितना काबिल है। मैं सिर्फ बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उनकी जब हुई थी तकरीरी तो ये उस वक्त भी कहा गया था कि ये टेम्पररी इसमें आएंगे, उसके बाद चेंज कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा गया था, ये ऑफिशियली नहीं कहा गया था, लेकिन ये खबरें आई थी। नहीं, उसमें बात सुने, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के साथ 100% मुखलिस है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है।
वो करना भी चाहते हैं, वो बेहतरी लाना भी चाहते हैं, लेकिन खुदारा वो बेहतरी लाने का तरीका जो है अपना, उसको देखें। अब आपके तकरीबन 3 साल होने को हैं, अब बार बार नए तजर्बे आप कितने को तजर्बे करेंगे। आप इस पे एक दफा अपनी पॉलिसी को इस तरह से कर लें कि जिससे मुल्क को भी फायदा और आपको भी सियासी तौर पे हिलाली साहब, इमरान साहब की इस बात में तो वजन है ना, कंटिन्यूटी तो जरूरी होती है। जाहिर है एक बंदा एक चीज समझता है तो उतने में उसकी वजारत तब्दील हो जाती है, वो क्या उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकेगा? क्या आपको क्या समझते हैं, आपके हर प्राइम मिनिस्टर को जाके हर आदमी को एक्सप्लेन करेगा और कहेगा इस आदमी को पता है इसकी क्या खराबी थी, ये थी, इसलिए मैंने इसको उधर से निकाल दिया, और जब उधर गया मैंने देखा कुछ ठीक एडजस्ट नहीं हुआ था तो मैं ये नहीं। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। वो आपको कुछ एक्सप्लेनेशन, ही डजंट ओ यू अ सिंगल एक्सप्लेनेशन। दूसरी बात है, क्या आप समझते हैं बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर रह गई 3 साल के लिए, उसको कोई फाइनेंस के बारे में क्या खास पता था? कि एडवाइजर फाइनेंस रख के खुद मिनिस्टर बन गई और कोई चीज बगैर विदाउट हर। बड़े दफे हम पूछते थे कि भाई आपकी क्या एक्सपर्टीज है, कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, और वो जाफरी साहब वो ठहरते रहे और चीफ वाज। देखिए बात असल ये है कि ये आदमी जो है खासे डेस्परेट है इमरान, एंड आई डोंट ब्लेम हिम। वो डेस्परेट क्यों है? बजट आ रहा है, वो एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो उसको पता है बजट बनता कैसा है, हाउ डू यू पुश इट थ्रू, क्या इंपॉर्टेंस होता है। मैं नहीं कहता कि ये गलत भी फैसला हो सकता है और इसने गलत फैसले किए हैं, और जब करते हैं वी ऑल पॉइंट इट आउट, मगर मैं नहीं समझता कि हर जो एक दफे आदमी को टिका के रखें उसको चेंज ना करें इसलिए कि बुरा लगता है, इसलिए कि अवाम को एक्सप्लेन करें। नॉनसेंस। हिलाली साहब आपकी बात 100% नहीं 1000% ठीक है, लेकिन मुझे आप ये बता दें, शिबली फराज साहब की एग्जाम्पल ले लेते हैं। शिबली फराज साहब को आपने वजारत इतलात और नशरियात से हटा के तो ले गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बता दें, शिबली फराज का क्या ताल्लुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से? वो क्या कर सकते हैं? इतलात और नशरियात के वजीर के तौर पर उन्होंने कौन सा ऐसा तीर मारा था जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं वो वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे? जी लाली साहब, ये एक कॉमन असम्पशन है इमरान साहब। हम लोग का समझते हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर को एक आदमी जिसके पास एग्रीकल्चरल डिग्री है वो बेहतर होगा। मैं आपको बताता हूं दैट्स नॉट सो। एक आदमी जो मैनेजमेंट में अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा है, ही इज द बेस्ट मैन। उसके फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज वो किसी को भी रख सकता है उसके साथ, जो उससे बात करेगा, एक्सप्लेन करेगा, साइंस समझाएगा। इसका मतलब नहीं, बट यू हैव टू हैव अ मैन जो ऑर्गेनाइज, एडमिनिस्ट्रेट, लीड और विजनरी है। उसकी जरूरत नहीं है कि वो डॉक्टर हो अगर हेल्थ मिनिस्ट्री में हो, और एग्रोनॉमिस्ट हो अगर एग्रीकल्चर में हो, नॉट नेसेसरी। अगर ऐसा आदमी हैज बोथ क्वालिटीज, वेरी गुड। अगर दोनों क्वालिटीज हैं, वेरी गुड। बट थैंक यू वेरी मच तो हिलाली साहब, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे आप इस सवाल का भी जवाब दे दें कि उमर अयूब साहब में, शिबली फराज साहब में, खुसरो मुख्तियार साहब में, आप इन तीनों की बात बता, फवाद चौधरी साहब में, आप समझते हैं जो खूबियां आपने गिनवाई हैं कि एक्सपर्टी ना हो, बाकी मैनेजमेंट हो, उसमें दूसरी स्किल्स हों, आप समझते हैं कि इनमें वो स्किल्स हैं? आपकी जाती राय की। नाउ लेट मी टेक जय मैं आपको बताता हूं। लेट्स टेक फवाद चौधरी। देखिए फवाद चौधरी एक स्ट्रांग आदमी है, स्ट्रांग मैन। ये नहीं कि लोगों को मारता है, वो भूल जाएं। ही इज अ स्ट्रांग मैन जो फोर्थराइट आदमी है, खुल के बात करता है, और वो ऐसा आदमी है कि ये जो इनके जो ऑपोजिशन है, इनके लोगों को ही कैन टेक देम ऑन। उसके अल्फाज का चुनाव भी अच्छा है, बोलता स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और विट्स हैं उसके। माफ करिए, आई थिंक ही विल बी बेटर देन शिबली फराज वाज। ये तो जब फर्स्ट टाइम भी लगाए गए थे तो सबने इसको, आई थिंक ही इज बेटर। ऐसा ही है, यही तो मेरा पॉइंट था कि फिरदौस आशिक अवान साहबा को आपने लगाया इनकी जगह, फिर उनको हटा के आप शिबली फराज साहब को लेके आए, फिर आप वापस फवाद चौधरी पे पहुंचे। हालांकि मेरी जाती राय में, जो गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी जाती राय में सबसे बेहतर फवाद चौधरी है।
अच्छा, जो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, तो मैं याद कर रही थी कि जब फवाद चौधरी साहब को लगाया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर, तो सबने इस बात पे तनकीद की थी कि ये तो वो वजारत होती है कि जिसको साइड लाइन करना हो ना बंदे को, उसको दे दी जाती है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने उस वजारत में उसको भी कितना एक्टिव कर दिया, कितना एक्टिव, लाइमलाइट में रही है वो वजारत। मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो असल में वो बुनियादी तौर पे मीडिया मैन है, वो मीडिया को मैनेज करना जानते हैं। वो मैं समझता हूँ कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात के तौर पे शायद बेस्ट चॉइस है, इसमें दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर बेस्ट चॉइस आपके पास थी तो आपने दरमियान में कितना अरसा जाया कर दिया दूसरे लोगों को, उनको हटा के दूसरे लोगों को ला के। लेकिन हिलारी साहब की ये बात तो दुरुस्त है ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों आके एक्सप्लेन करते रहे हर एक चेंज उनकी, आप समझते हैं? मैं कब कहता हूँ कि अब मैं ये नहीं कहता कि मैं ये कहता हूँ कि ये पता तो हो ना आपको कि जी आपने ये तो कहा ना अच्छी नहीं परफॉर्मेंस, उसको हटा दिया। लेकिन आप अगर 2.5 साल बाद ये सोचते हैं कि ये बंदा यहाँ पे अच्छा नहीं है तो फिर उसको हटा दे, को मजबूरी है उसको रखना। भाई आपने सेनेटर उसे बनवा दिया, आपने उसे वजारत का ओहदा भी दे दिया, उसने झंडे वाली कार घूम लिया काफी अरसा, अब कोई और काबिल बंदा ले आए। ठीक है हिलाली साहब, एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाह रही थी। जब आपने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि सिर्फ इसलिए कि जी अच्छा नहीं लगता तो मैं इसलिए तब्दील ना करूं, भाई जहां उसको चाहिए वो बिल्कुल तब्दील करे और करते रहे। लेकिन यही बात मैं आपसे पूछूंगी कि आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए भी ऐसा ही सोचते हैं कि ठीक है अगर उन्हें सही लग रहा है तो वो फिर कायम रहें उस पर, भले हम सब मिलकर तनकीद कर रहे हैं, भले सब लोग ऑपोजिशन भी तनकीद करती है। चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं, देखिए चीफ मिनिस्टर पंजाब का अपॉइंटमेंट और इमरान खान का उसको रखना मेरे ख्याल में गलत है। क्यों गलत है? देखिए पहले दिन आप आके कहते हैं या दूसरे दिन आप आके कहते हैं जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर हूं ये चीफ मिनिस्टर रहेगा। भाई 1 महीने के बाद आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, यू डोंट नो हिज परफॉर्मेंस। 2-3 महीने के बाद लोग कहने लग गए कि भाई इसका कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, आपने ये उठा के स्टेटमेंट कर दिया, तो इसके माने आप अड़ गए, इसके माने यू मेड इट अ पर्सनल इश्यू, अ मैटर ऑफ प्राइड। ये ऐसा लग रहा अना की बात बन गई। तो मेरे ख्याल में अना की बात नहीं बनना चाहिए। पंजाब को वो एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो अच्छा होगा, और बकौल सबके, माने कुछ ऐसे जो मेरे दोस्त हैं जो कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं पार्टिजान पॉलिटिक्स में, वो कहते हैं कि भाई इस आदमी के लिए देयर इज नो रिस्पेक्ट। तो अब मैं आपको कैसे कह सकता हूं कि ये सही डिसीजन है? नो भाई ठीक है, आपको सपोर्ट करना चाहिए आपके चॉइस को, मगर अगर पूरी दुनिया एक चीज कहती है आप कहते हैं नहीं, तो then that means you're stubborn. That's bad administration. I'm sorry. अब मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है जो हिलाली साहब ने अब कहा कि आपको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए कि ये मेरी टीम है। तो पांडे के मामले में अना क्यों नहीं आई उनकी? मैं यही कह रहा हूं ना कि आपका असूल एक सूबे के लिए अलग है, फेडरल मिनिस्टरों के लिए अलग है। भाई अल्लाह के बंदे, आप सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड रखेंगे तो आप भी के लिए भी बेहतर है और मुल्क भी तरक्की करेगा, आपकी पार्टी भी ग्रो करेगी। जो आपका ग्राफ नीचे जा रहा है सर्वे में, वो नीचे नहीं जाएगा, तुम्हारा ऊपर आएगा। ठीक है, लेकिन वो अपने ग्राफ की वजह कुछ और बताते हैं कि वो नीचे क्यों जा रहा है। उनका ये कहना है कि ये ग्राफ इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि उनका मुकाबला जो है वो माफिया से। इमरान खान साहब ने क्या कहा है सिंध के दौरे पे, जरा सुन लीजिए। मैंने ये भी सोचा कि इलेक्शन कैंपेन जब हुई 2018 में तो मैं पूरी तरह इलेक्शन कैंपेन करूं इंटीरियर सिंध में, लेकिन क्योंकि हमारा इतना बड़े माफिया के साथ मुकाबला था उधर पंजाब में, इसलिए इधर भी मुझे मौका नहीं मिला जो मैं टाइम सिंध पे गुजारना चाहता था। हिलाली साहब, आप समझते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर एक जगह पे उलझ जाए और बाकी जगह पे उसका तवज्जो ना रहे, ये कोई जस्टिफाइड स्टेटमेंट है उस तरह से? लेकिन अब आपको लगता है कि सिंध की तरफ उनकी तवज्जो है? सखर में उन्होंने अच्छा पैकेज वगैरह अनाउंस तो किया है। देखिए ये तो मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब का जो फीलिंग है और व्यूज़ हैं इन दोनों के बारे में, शरीफ्स और ज़रदारीज़ के बारे में, ये इससे बुरा तो कोई फीलिंग हो ही नहीं सकता। ही हैज़ एब्सोल्यूट कंटेम्प्ट, नफरत। और वो बिल्कुल सही कह रहा होगा कि उसने सोचा भाई ये 2 नफरत ख़ानदान, इनसे मैं नफरत करता हूँ और रोज़ मैं कहता हूँ इनसे नफरत करता हूँ, रोज़ मैं इनको गालियाँ देता हूँ, अब मैं किसके पीछे जाऊँ? अगर मैं पंजाब में जाऊंगा वो दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट, मेरा उधर जीत है और उसको रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है निस्बतन सिंध, जो हमारा कोई पार्टी का कोई ख़ास रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नहीं, ये सच कह रहा है। अब आप ये कह सकते हैं ज़रूर
कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर दुश्मनों को अलग अलग करो, एक को ख़त्म करो फिर दूसरे को ख़त्म करो, ये सब किस्म के टैक्टिक्स आप सजेस्ट कर सकते हैं, मगर वो खुला आदमी है, वो ऊपर कुछ कह देता है, जो उसके दिल में है वो कह देता है। लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कहता है बाहर में जाओ। ठीक है इमरान साहब, एक चीज़ मैं ज़रूर डिस्कस करना चाह रही हूँ आपसे कि वजारत दाखिला बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शेख रशीद साहब ज़ाहिर मिनिस्टर बने इसके, अभी रिसेंटली हमने क्राइसिस भी देखा जिस पूरे क्राइसिस में पूरा वीक गुजरा है। आप समझते हैं कि शेख रशीद साहब ने उसको अच्छे से टैकल किया? मुझे बताएं क्या अच्छे से टैकल किया। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताएं कि वो जो वफाकी वजीर थे जिन्होंने वो मुआहदा किया था, वो अब कहाँ उनको पकड़ा जाए कि आपने किस हैसियत में, उस वक्त तो आप मुबारकबादें दे रहे थे कि हमने मुआहदा कर लिया और उस पर आपके दस्तखत मौजूद हैं। उसके बाद अभी जब 6 दिन थे उसमें, तो आप बजाय उसके कि उनको इंगेज करते, आप उनके साथ मुज़ाकरात करते, आप उनके साथ करके टैकल करते, आपने एकदम से बगैर किसी पॉलिसी के, बगैर किसी चीज़ के एकदम से दावा बोल के कर दिया। इंगेज इन्हें फरवरी में किया भी गया था और उस वक्त तो शेख साहब ही मौजूद थे। अब मैं आपको उसी तरफ ला रहा हूँ। बात ये है, मुझे आप ये बताएं, आज मैं अखबार में एक इश्तहार पढ़ रहा था, मुझे इंतहाई दुख हुआ। हिलाली साहब आज मुख्तलिफ अखबारात में हाफ पेज का इश्तहार छपा है जिसमें 85 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी जमातें हैं, ऐसी तंजीमें हैं जिनके बारे में लिखा गया है। महकमा दाखिला की तरफ से, वजारत दाखिला ने वो इश्तहार दिया है कि ये इन पे पाबंदी है, आप इनको ज़कात, खैरात, सदका कुछ ना दें। अच्छा, अब 85 की आगे जो झेली तंजीमें अगर उनको भी शामिल करते हैं तो 94 उनकी तादाद बनती है, यानी 100 के करीब आपकी ऐसी जमातें हैं। मैं कहता हूँ आप मुझे ये बताएं, मान लिया उनके साथ तो सख्ती करनी चाहिए, वो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं, लेकिन वो लोग किसी सजा के मुस्तहिक नहीं है जिन्होंने ये बनने दी हैं। आप अपनी हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, असल में ये मैं इमरान खान की, नवाज शरीफ की या आसिफ अली जरदारी की बात नहीं कर रहा, रियासत पाकिस्तान की बात है। रियासत पाकिस्तान में क्या वजह थी कि इस तरह की इतनी 94 आपने तंजीमें बनने दी? भाई वो बनते हुए पता नहीं होगा ना, सब पता होता है। मेरी बात सुने, आपके पास चले जो फौज की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसको छोड़ दें, सिविल में आपके पास आईबी होती है, आपके पास स्पेशल ब्रांच होती है पुलिस की, आपके पास और दर्जनों होती हैं, तो पता लगाना मुश्किल नहीं होता। आपके पास डेली रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, लेकिन आप परवाह ही नहीं करते। ठीक है, फिर आप सियासी बिना पे, बाज़ औक़ात सियासी वजूहात की बिना पे उनको सपोर्ट भी करते हैं। ये सारी चीजें तबाही का बायस बनती हैं। ठीक है, मैं एक ब्रेक लेती हूँ और उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और इस हवाले से भी करेंगे कि एक और ऑपरेशन की बात हो रही थी, वो भी जाती उम्रा में, तो उसमें कितनी सच्चाई थी, इस पर भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के हवाले से भी गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत मिली भी और नहीं भी मिली, कुछ ऐसी सूरत हाल बन गई। थोड़ा इंतज़ार उनका तवील हो गया, लेकिन एक अजीब ड्रामाई सी सूरत हाल हो गई। आखिर इसकी वजह क्या बनी, क्यों ऐसा हुआ और अब आगे क्या होगा, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो बात का आगाज़ करते हैं। इमरान साहब, ये क्या बात हुई? अनाउंसमेंट भी हो गई थी कि जी ज़मानत मिल गई है, फिर बीच में रुकावट आ गई, क्यों? देखें, जो लाहौर हाई कोर्ट का बेंच था, 2 रुकनी बेंच था। ये एक सीनियर जज थे, जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर साहब, और दूसरे जस्टिस असजद साहब। इन दोनों पे मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच था, जिसमें जब ये ज़मानत का केस लगा तो उस वक्त शॉर्ट जो जजमेंट थी उसके मुताबिक फैसला सुना दिया गया कि जनाब ज़मानत हो गई है। लेकिन उसके बाद ड्रॉपसिन ये हुआ जिसकी वजह से ज़मानत का मामला ज़ेरे इल्तवा है, अभी तक इल्तवा का शिकार है। उसकी बुनियादी वजह है कि दोनों जजेस ने लिख के फिर फैसला देना होता है, जिसके बाद ही आपके मुचलके जमा होते हैं और ज़मानत होती है। जो सीनियर जज थे डोगर साहब, उन्होंने जो देना था उससे जो असजद साहब थे, जस्टिस असजद साहब, उन्होंने इख्तिलाफ किया। उन्होंने कहा जी मैं समझता हूँ कि ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं समझता हूँ कि ज़मानत नहीं बनती, बल्कि बहरहाल ये मामला अभी तक लटका हुआ। और ये मामला ये है कि हमारे ज़राए के मुताबिक कल अब तो उन्होंने शॉर्ट जजमेंट कैसे उनसे पूछे बगैर फिर दे? नहीं, वो होता है, ये रूटीन में एक होता है ना, लेकिन वो ज़्यादा। हाँ, उसके बाद अब ये हुआ कि अब कल डोगर साहब भी अपना फैसला और असजद साहब भी अपना फैसला दे देंगे चीफ जस्टिस को।
वो फिर एक रेफरी जज है उसको भिजवाएंगे। और उसके बाद फिर जो नतीजा आएगा फिर मरहूने मिन्नत होगा, हाँ, फिर शहबाज शरीफ की होगा। और मजे की बात यह है कि 3 महीने के लिए ये बेंच तश्कील दिया गया था, वो 3 महीने भी अब खत्म हो गए हैं, यानी ये बेंच भी अब तहलील हो गया, अब नया बेंच भी अनाउंस कर दिया उन्होंने। आगे से जो लंबाई वाला मामला है, नहीं ये तो रेफरी जज के बाद चलेगा जाएगा, लेकिन इस केस की जो मामला ये इसलिए ज़ेर इल्तवा। ठीक है हिलाली साहब, आपको क्या दिखाई दे रहा है, शहबाज शरीफ साहब रिहा हो जाएंगे जो बज़ाहिर सर्कमस्टांसेस हैं? देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेल? बेल का मकसद क्या है? जब एक आदमी जेल में 3-4 हफ्ते रहता है और उससे जो पूछताछ जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उस वक्त उसका हक बनता है जज को, और उसका हर जज का फ़र्ज बनता है और उसका हक बनता है कहने कि ये मुझे तो तुम लोगों ने गिल्टी तो नहीं पाया है ना, मुझे तुम जेल में रखे हो पूछताछ करने के लिए, हर किस्म का पूछताछ हो गया है, अब क्यों रखे हो मुझे जेल में? ले जाओ, एविडेंस अगर तुम्हारे पास है जाओ ट्रायल पे और फिनिश द केस। और जज भी यही कहता है और करना भी ये चाहिए। तो मुझे तो काफी टाइम हो गया है उसको, और क्या और पूछताछ है? क्या क्या वो कर रहे हैं? ये तो 3-3 साल लोगों को जेल में रखते हैं भाई, और फिर बेल पे छोड़ देते हैं। ये किस बेसिस पे 3 साल बेल पे रखते हैं? ठीक, आपको लॉफुल लगता है। ये नैब, लेकिन एक इसको जरा मैं पॉलिटिकली साथ जोड़ लूँ ना, ये बताएं इमरान साहब कि ये कैसी अजीब बात है कि जब पीडीएम बनी उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जेल में चले गए, और जब पीडीएम टूटी तो उनके बाहर आने की बात हो रही है। ये खुद शहबाज शरीफ साहब ने बेल अप्लाई ही बड़ी देर से की है, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अच्छा, बात ये पता क्या, ये तकरीबन 3 सालों में 330 दिन के करीब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जेल में रहे हैं, अब तो उसमें 333 कर लें, यानी 1 साल तो तकरीबन बेचारे जेल में है। अब 70 साल का एक उम्र का बंदा है, कैंसर का पेशेंट भी है, यही उन्होंने प्ली उसमें ली थी कि जनाब मेरे खिलाफ साबित तो ये कर नहीं सके, कुछ मेरे से 1 रुपया ये वसूल नहीं कर सके, ना इल्ज़ाम साबित कर सके, तो मुझे आप ज़मानत दें। अब अगर ज़मानत जो है इनकी हो जाती है तो अब आपके सियासी सवाल की तरफ हो जाता हूँ, तो पीडीएम सबसे ज़्यादा असर पीडीएम की सियासत पे पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पीडीएम का आधा जो मामला है ना, वो तो आधा उसका जोर या डंग कह लें वो पीपल्स पार्टी के बाद से निकल गया। अब उसका शहबाज शरीफ का जो मुफाहमती रवैया उसको बिल्कुल ही बिठा देगा। नहीं, अब मेरी बात ये आप समझती हैं बिठा देगा, मैं समझता हूँ कि ये जो मुफाहमती रवैया है ये ताकतवर हलकों के साथ इनके मामलात को बेहतर करेगा। अच्छा, हाँ जी, इसलिए शहबाज शरीफ की पॉलिसी ये है कि आप कॉन्फेडरेशन की सियासत को छोड़ दें, उस पर मिट्टी डालें, आप अगले इलेक्शन की तैयारी करें और मुफाहमती पॉलिसी को लेके चलें, ताकि ताकतवर जो हैं वो ये समझें कि वाकई इनके भी स्टेक्स हैं कुछ और इन्हें भी साथ लेके चलना है, इनके लिए भी कुछ स्पेस बने। तो हिलाली साहब, अगर यही स्ट्रेटेजी बनानी है तो फिर पीडीएम की तो जरूरत ही नहीं थी ना, पीडीएम तो एहतजाजी स्ट्रेटेजी के लिए थी। क्या ख्याल है आपका? देखिए, एक और स्ट्रेटजी भी बन सकती है। अगर नवाज शरीफ को छोड़ दें आप, तो वो आ जाएगा मैदान में। अब नवाज शरीफ प्रेसिडेंट ऑफ पीएमएलएन, नवाज शरीफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो ये मरियम का फिर क्या रोल होगा? ये आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं? फिर सबॉर्डिनेट मरियम, यस आई एम टॉकिंग, किसकी बात कर रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं? हम शहबाज शरीफ की बात करें, पर आपने नवाज शरीफ कह दिया था तो इसलिए वो थोड़ी कंफ्यूजन हुई, वो मैंने क्लियर किया। जी आप आगे। सॉरी, नवाज शरीफ तो वो तो भूल जाएं उसको उधर। तो शहबाज शरीफ जो है जब वो निकल आएगा तो प्रेसिडेंट बनेगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा, तो मरियम बीबी का क्या सिचुएशन होगा? अब अगर मरियम बीबी उतना ही अटेंशन चाहती है तो उसको अपने प्रेसिडेंट को आउट परफॉर्म करना चाहेगा और प्रोफाइल, उसका पब्लिक प्रोफाइल हायर होना पड़ेगा। और ऐसी चीज, अगर ऐसे हरकतें वो करेगी तो लोग, शायद शहबाज को भी अच्छा ना लगे, शायद वो हमजा को अच्छा ना लगे, मुझे नहीं पता, मगर लगता ऐसा होगा कि भाई वाइस प्रेसिडेंट इज गेटिंग मोर पब्लिसिटी, प्रेसिडेंट जो है उसको वो उसके पीछे पीछे चल रहा है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो सोचते होंगे कि यार बड़ा ज़बरदस्त एक मौका है, इनकी लड़ाई हो जाए। मैं नहीं कह रहा कि होगा, शायद हो सकता है। एक अच्छा, दूसरी बात ये है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ
कि ये जो केस है शहबाज शरीफ के खिलाफ, ये क्या केस है? ये सिंपल केस है। इधर से पैसे हुंडी से गए, उधर मुख्तलिफ लोगों ने थ्रू टीटी वो पैसे इनके फैमिली या इनके नौकरों को वापस भेजे। 56 कंपनीज को सेटअप किया था, बनाए थे, और इस तरीके से यह मामला हैंडल हो रहा था। अगर उनके पास सबूत है कि यार ये लोग जिनको आए थे ये इनके साथ हैं, ये लोग एम्प्लॉइज हैं और उनका कनेक्शन अगर है, ये बोगस कंपनीज हैं, और जो पैसे इधर बने थे वो हुंडी के थ्रू गए थे और इलीगल थे, अगर उनके पास प्रूफ है तो यार ले आओ कोर्ट में और प्रोनाउंस जजमेंट और खत्म करो। ठीक है। मगर मुझे फिक्र ये है कि लोग, इंटरेस्टेड पार्टीज, ये ओपन एंड शट केस को भी ओपन एंड शट केस नहीं होने देंगे और इस पे भी वो होगा बार्गेनिंग। हिलाल साहब, इतनी वो ट्रायल की तो नौबत ही नहीं अभी आती, उससे पहले इतनी उलझने आ जाती हैं, कभी बेंचेस के ऊपर, कभी कोई और मामला, तो कि वो वहां तक जो है मेरिट के ऊपर तो केस की समाअत ही नहीं शुरू होती। इमरान साहब, जो हिलाल साहब बात कर रहे थे जो स्ट्रेटेजी वाली है, उस पर क्या आप समझते हैं? ऐसी ये स्ट्रेटेजी हो सकती है? और मुझे ये ज़रूर, जो मैंने सवाल भी पूछा था कि शहबाज शरीफ साहब खुद तो नहीं कहीं पीडीएम को अवॉइड कर रहे थे, अब उन्हें पता है कि पीडीएम अब नहीं है उस तरह से एक्टिव, तो अब वो खुद भी बाहर आना चाहते हैं। देखिए, सियासत में ना कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी बड़ा काम करती है। बिल्कुल ये कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी एक थी कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उस वक्त जब इन्होंने अपनी जमानत वापस ली थी, आपको याद है, तो उस वक्त ये था कि शायद ये इस बयानिए को अवॉइड करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इस थ्योरी को सच मान लिया जाए तो फिर मैं समझता हूँ फिर भी शहबाज शरीफ ने अच्छा किया। उसकी क्यों? अपने सियासत के लिए अच्छा किया, इसलिए अच्छा किया कि अगर वो उस वक्त ऐसा ना करते तो आज वो भी उसी लिस्ट में होते जिसमें नवाज शरीफ और मरियम है। ठीक है। अगर उन्होंने जानबूझ के भी ऐसा किया तो मैं समझता हूँ उसका शहबाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून की सियासत को फायदा होगा। लिहाजा ये उनका फैसला अगर अपना भी था तो ठीक फैसला था उस लिहाज से, मुस्लिम लीग नून के फायदे के हवाले से अगर आप देखें। अब भी जो हिलाली साहब बात करते हैं, अगर ये मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की आप बात करें तो मैं अगरचे इस बयानिए से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं समझता हूँ, हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि मिल के तय करके दोनों चलते हैं। पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी ऐसे ही करते थे, अब भी ये शरीफ खानदान की पॉलिसीज तय हैं शुरू से, गुड कॉप बैड कॉप कैसे करना, किस तरह से करना। और वैसे भी आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ को या मरियम को कौन हुकूमत में आके ज्यादा सूट करता है? सही है। अगर शहबाज शरीफ या नून लीग की हुकूमत होगी तो उनके लिए उनके मसाइल जल्दी हल होंगे, दूसरी हुकूमत होगी तो उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें बड़े सवाल है ना कि फिर वो मरियम को आगे जाना शहबाज शरीफ साहब को भी सूट करता है या नहीं। बहरहाल यहाँ पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं और जाहिर है पीएमएल जो सियासत है उस पर तो बात होती रहती है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी हुई कि जाती उमरा में जब कंटेनर्स वगैरह खड़े हो गए तो लोगों ने ये भी कहा कि जी शायद कोई ऑपरेशन हो रहा है। इस सारी कार्रवाई के पीछे क्या कहानी थी? शहजाद अकबर साहब ने तो इसको बिल्कुल आज डिनाई कर दिया, लेकिन इस पर डिस्कशन करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जाती उमरा में कंटेनर्स खड़े हुए तो ये अफवाहें गर्दिश करने लगी कि यहाँ पर शायद कोई ऑपरेशन होने जा रहा है और पीएमएलएन के लोगों ने तो बाकायदा आकर टीवी पे कहा कि जी ये जाती उमरा को गिराना चाह रहे हैं। और इस किस्म की जो बातें हैं उस पर ये भी कहा गया शहजाद अकबर की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी ये सारा सस्ती शोहरत के लिए था। क्या उनका कहना था, ज़रा उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें, फिर मैं आप इस पर बात करूँ। को वो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए जी की पंजाब हुकूमत ऑपरेशन करने जा रही है। मुस्लिम लीग के सोशल मीडिया विंग ने ये अफवाह फैलाई, नीली बत्ती को देख के जो चोर होता है वो कहीं भी डर जाता है, और इधर उन्होंने कंटेनर देखे तो समझे कि शायद कोई कंटेनर से नहीं आपकी दीवारें गिरती, वो किसी बुलडोजर से होती है, कोई ट्रैक्टर जाता है, वो चीज़ें होती हैं। कंटेनर से किसने आपका कोई घर खाली कराना है? हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए बात तो लॉजिकल है उनकी कि अगर गिराना हो तो फिर तो बुलडोज़र वगैरह लेके जाया जाए, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो कार्रवाई थी कंटेनर्स रखने की और ये सारा क्या है ये इसके पीछे? मेरे ख्याल में वो कोई एक लड़का है जो एक सदर का पोता है, वो घूम रहा था, वो चीख चाच चिल्ला के कंटेनर्स और ट्रेलर्स के सामने कि ये करो वो करो। लग रहा है ऐसा था कि वो
वो कोई डिफेंस प्लान कर रहा था, माने कोई मिलिट्री ऑपरेशन डिफेंस कर रहा था वो जाती उम्रा का। मैं तो हैरान हो गया ये सुन के जब किसी ने मुझे एक्सप्लेन किया कि इसकी क्या शक था कि ये गिराने हैं। मैंने कहा यार ये समझता है कि स्टेट के राइट के, स्टेट के स्ट्रेंथ के ख़िलाफ़ ये कंटेनर से जाती उम्रा बचा देगा, ये क्या है, क्या पागल हो गया, ये क्या है। बहरहाल फिर शायद कुछ और एक्सप्लेनेशन था, मैं माफ़ करिए उसका एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं सुना है तो आई डोंट नो, मगर मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था। देखिए खुशकिस्मत आदमी है नवाज शरीफ, 10 मरले का घर था इनको गवाल मंडी में, इसकी फैमिली को अब 550 एकड़ ज़मीन आ गया है इनके हाथ में, और माशाल्लाह माशाल्लाह कोई रिकॉर्ड नहीं है जो है वो लोग कहते हैं फिक्शनल सेल्स ऑफ लैंड, एक एम्प्लॉई और एक से उधर और उधर ये होता रहता है, पाकिस्तान में ये रिवाज है। और ये सब हुआ जब वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर था। देखिए ना, बताता है आपको कि चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर अगर आप बन जाएं तो आप भी 750। जी हाँ, अब तो 127 कनाल अराजी का ये मामला जिसको जब्त किया गया। इमरान साहब आपकी क्या रिपोर्ट है, ये सारा कुछ क्यों था? क्योंकि वहाँ पे तो फिर PMLN के कारकुनान भी आ गए, उन्होंने कहा जी हमने छुड़वा लिया सारा कब्जा। असल चीज़ ये है कि वाकई शहजाद अकबर साहब की ये बात ठीक है कि कंटेनर्स के साथ नहीं गिराया जा सकता, लेकिन ये कंटेनर्स गिराने के लिए नहीं थे, ये पेशबंदी के लिए थे। अच्छा, शरीफ खानदान का ये कहना है कि ये कंटेनर्स लगा के पहले उन्होंने सारा एरिया कॉर्डन ऑफ करना था, फिर बुलडोजर और कंटेनर्स ले जाके उसको गिराना था। अच्छा, मैं कहता हूँ जो भी हो उन्होंने ये करना था या नहीं करना था, लेकिन ये ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि जो आज जो मुस्लिम लीग नून वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, उसमें अपने राना साहब ने एक बात की, राना सनाउल्लाह साहब ने, वो बात ठीक है, उन्होंने कहा जी आप जरूर करें जो भी करना है, लेकिन आपको ये हाँ सुना दें। सुन लेते हैं जी राना सनाउल्लाह ने क्या गुफ्तगू की। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है, इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब आपने भी इधर रहना है, इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करते। ये कुछ धमकी आमेज नहीं लग रहा। अच्छा, मजे की बात सुन लें, ये चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो और कमिश्नर लाहौर दोनों मुस्लिम लीग नून की आंख का तारा थे। अब उन्हीं को ये कह रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी उस वक्त सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे और ये कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान ये उस वक्त DC लाहौर थे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उस वक्त भी ये इनकी आंख का तारा, भाई ब्यूरोक्रेसी ने तो मुलाजम है, जहाँ पोस्टिंग होगी उन्होंने वो काम करना है। ये बात ठीक है, इनकी इतलात उस हद तक ठीक है कि इन्हें वहाँ जो दफ्तरों में बैठे रीडर्स हैं और जो नायब कासद हैं, वो जो इनके इन्फॉर्मर्स थे, उन्होंने बताया था कि 3-4 दिन से वहाँ क्या चल रहा था। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये बात ठीक है इनको कि आप मंसूख करें, लेकिन नोटिस भी भिजवाएं। अब उनका मौक़िफ़ ये है कि जनाब 60 साल पहले या कितने साल पहले वहीदा बीबी के नाम पे ये जगह पहले अलॉट हुई, उनसे शरीफ खानदान ने खरीद ली। अब यहाँ पे जो नुक्ता बनता है वो ये है कि अगर इन्होंने कैंसल हुकूमत ने की तो वहीदा बीबी की, ठीक है। अब शरीफ फैमिली जो है खत्म हो गया। अच्छा चले ठीक है, फिर इस पर डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल तो उस पर स्टे है, लेकिन देखते हैं कि अब ये क्या सूरत हाल बनती है। और ज़ाहिर है इतनी कार्रवाई अचानक से इस तरह से करना हुकूमत के लिए भी किसी चैलेंज से कम तो नहीं होगा, अगर ऐसी होता भी ऐसा तो। बहरहाल जनाब, वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।